हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता उनकी लोकप्रियता से इतनी प्रसन्न थी कि हमेशा ही उन्हें ही हिमाचल प्रदेश की सत्ता मिली। लेकिन उन्हें ये सत्ता बार बार क्यों मिली, उन्हीं 10 फैक्टर्स की आज हम बात करने वाले हैं। जी विवेक जी के आप बताएंगे कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह ने अपनी लोकप्रियता को इतने सालों तक कायम रखा। जी, सबसे पहले नंबर 1 फैक्टर मैं बात करूं तो उनकी लोकप्रियता के बारे में सबसे पहले बात की जाती है। थोड़ा सा शुरुआती सिनेरियो आपके सामने उनका रखना चाहूँगा। 1983 में पहली बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले मुख्यमंत्री जो कार्य पर थे वो थे ठाकुर रामलाल। उन पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और वीरभद्र सिंह उस समय केंद्र में थे तो उन्हें केंद्र से भेजा गया प्रदेश की सत्ता संभालने के लिए। लेकिन उन्होंने वो सत्ता इतनी बखूबी संभाली कि उन्होंने एक किस्म से कहें तो ऐसे रिकॉर्ड स्थापित किए कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह कुछ इस तरीके के मुख्यमंत्री होंगे कि उन्हें नारा दिया गया, राजा नहीं फकीर है, ये तो प्रदेश की तकदीर है। जी, तो विवेक, जिस तरह से हम पहले फैक्टर पर दोबारा आते हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि वो 10 फैक्टर्स क्या हैं जो वीरभद्र सिंह को राजा वीरभद्र सिंह के साथ साथ एक लोकप्रिय नेता भी बनाती है। देखिए, उनकी तन्मयता सबसे पहले का हम जिक्र करेंगे कि जिस तरीके से कॉन्टिन्यूसली वो वर्क करते थे। हालांकि मैं अगर उनके अभी हाल ही के पिछले कार्यकाल की बात करूं तो उनके लिए उस समय में कार्यकाल को निभाना अपने आप में दर्शाता है कि इतनी उम्र होने के बावजूद वीरभद्र सिंह रात तक एक्टिव रहते, पूरी रात भर काम करते और सुबह सबसे जल्दी उठकर अपने काम पर जुट जाते। तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, उम्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हालांकि उनके जो सुरक्षा कर्मी थे कहीं ना कहीं दिन रात उनके साथ रहते थे, क्योंकि उन्हें इस कार्यकाल में कई बार स्वास्थ्य के कारण सहारा भी लेना पड़ा। लेकिन जो उनकी कुशाग्र बुद्धि थी वो लगातार उसी तरीके से चल रही थी। सेक्रेटरीट में देर रात तक बैठते और सुबह घर से सबसे पहले निकलते। तो उनकी एक्टिवनेस जो है नंबर 1 पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिवनेस उन्होंने दिखाई मुख्यमंत्री रहते हुए। आपको बता दें 6 बार मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन 22 साल का कार्यकाल एज ए सीएम उन्होंने निभाया। लेकिन उस कार्यकाल में उन्होंने कभी भी मैंने खुद शिमला में रहकर उनको कवर किया, लेकिन कभी हम उनको आंकलन नहीं कर पाए कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी कब सोते हैं और कब जागते हैं। पत्रकारों से भी ज़्यादा का समय का रूटीन उनका था। देर रात तक हम उनको सेक्रेटरीट में बैठे देखते और सुबह कॉल होता, 6 बजे का फंक्शन शिमला रिज मैदान में वो करने पहुंचते थे। जी, तो कहीं ना कहीं वो राजा वीरभद्र सिंह की अगर हम छवि की बात करें तो वो नियमों के बहुत पक्के थे और समय का जो है पाबंद व्यक्ति, जिसे कहा जाता है कि सूरज के साथ उठना और चांद आने से पहले जो है वो अपने काम को पूरा करने के बाद ही जो है वो नींद लेना कहीं ना कहीं। जी देखिए, अगर मैं अब उनके दूसरे बड़े फैक्टर की बात करूं, लोकप्रियता इसलिए उनकी बढ़ी कि जनता दरबार यानी कि जनता की फरियाद कहीं भी सुन लेते थे। हर समय रोज़ उनका जनता दरबार लगता। सुबह काम पर तब निकलते, अपने ऑफिशियल काम पर तब निकलते जब कहीं ना कहीं फरियादियों को सुन नहीं लेते। और फरियादियों की मैं एक बड़ा अहम किस्सा आपको सुना देता हूँ। एक महिला पहुंची उनके पास कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा, वो इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। तो वीरभद्र सिंह उनको शिमला से अपने साथ चॉपर में लेके गए। हमीरपुर का उनका दौरा था और हमीरपुर ही अपने चॉपर में लेके गए और महिला को वहां जिला प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने खुद ड्यूटी लगाई। पहले तो महिला को अपने साथ ही चॉपर में ले गए शिमला से और हमीरपुर उनको छोड़ा और साथ में जिला प्रशासन की ड्यूटी लगाई कि इस महिला का हर संभव इलाज होना चाहिए। साथ ही ऑफिसर को हिदायत दी कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट, हर हफ्ते की मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास पहुंचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये भी एक कर्तव्य बनता है विवेक कि किस तरह से अपनी जो जनता है उसका काम भी बखूबी करे और उनको अगर कोई समस्या है तो उसको लिए भी तत्पर खड़े रहे रात दिन उनके लिए, क्योंकि हम चुने ही उनके लिए गए हैं और उनकी वजह से ही हमें ये सत्ता मिली है। जी, अगर मैं इसी तरीके से आपके सामने एक तीसरे बड़े फैक्टर की बात करूं, उन्हें ये पता था कि किस माहौल में कैसे चलना है। यानी कि उन्हें पता था कि कहाँ डांट लगानी है और कहाँ प्यार से बात बन जाएगी। आपको बता दूं एक बड़ा अहम किस्सा उनका ये वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पर। इसकी कुछ तस्वीरें भी सचिवालय से आई थी। कुछ छात्र थे बी फार्मा के जो उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि साहब हमारा रिजल्ट लेट आ रहा है, लेकिन हमारा आगे कहीं एडमिशन हो गया है, अगर हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वीरभद्र सिंह ने उसी समय अपने लैंडलाइन से यूनिवर्सिटी के
रजिस्ट्रार को फ़ोन लगाया और उन्हें हड़काया कि बच्चों का रिजल्ट क्यों लेट है। तो देखिए उसके बाद क्या एक्शन हुआ। 2 दिन बाद ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने वो रिजल्ट घोषित किया और वो बच्चे कहीं ना कहीं जिन कोर्सेज में आगे जा रहे थे उनकी राह आसान हुई। जी, तो कहीं ना कहीं वो अधिकारियों को जो है वो पूरी तरह से पकड़ बना के रखते थे किस अधिकारी को कब और समय पर किस तरह से काम करवाना है। तो ये कहीं ना कहीं तीसरा फैक्टर बताता है कि वो नियमों के साथ साथ पूरी तरह से अधिकारियों पर भी अपनी पकड़ बनाए हुए थे। जी बिल्कुल। आपको एक और अहम किस्सा मैं बता दूं कि एक ग्रामीण सड़क को लेकर कुछ बात हुई तो उन्होंने आईएएस अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देख रहे थे उनको रात को 1 बजे फ़ोन कर दिया और उनसे रात को 1 बजे पूछा कि आखिरकार इस ग्रामीण सड़क को बनाने में क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिए कितने सजग थे और खुद देखिए कि रात को 1 बजे मुख्यमंत्री किसी अधिकारी को फ़ोन कर रहा है ये कहने के लिए कि ये ग्रामीणों की दिक्कत है, आखिरकार ये दूर क्यों नहीं हो रही। दो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं विवेक, आपने अपना पूरा एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने रात को 1 बजे जिस तरह से कॉल किया तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की एक फटकार से ही जो है वो अधिकारी कांप उठते हैं। तो इसी तरह वीरभद्र जो है वो कामों को लेकर और जनता का जो काम ना हो तो उसको लेकर पूरी तरह से सजग थे कि काम पहली जो है वो प्रमुखता है उनकी। देखिए मैं 2 बड़े और अहम किस्से आपको बता दूं क्योंकि वो लोगों को हंसाकर भी अपना जो संदेश है वो जता देते थे। जहां उन्हें लगता था कि यहाँ कड़ाई से काम नहीं चलेगा, हंसी मजाक से काम चल जाएगा। तो इसमें 2 बड़े अहम किस्से हैं। एक बार ऊना वो पहुंचे थे और हरोली में उन्हें जो पुलिस के जवान थे वो सलामी दे रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक जवान की जेब से बीड़ी का बंडल नीचे गिर गया। तो उन्होंने हंसते हुए से कहा कि आपकी काम की परफॉर्मेंस कब आएगी, ये जो आप काम कर रहे हैं इसे छोड़ दीजिए। और जैसे ही सीएम साहब ने उस जवान से ये कहा तो उन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। यानी कि सीएम के कहने के चलते एक जवान की बीड़ी की लत हमेशा के लिए छूट गई। और एक और बड़ा अहम किस्सा आपको बता दूं कि एक बार जहां तक मुझे याद है एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर को वो संबोधित कर रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने चर्चा की और हंसी मजाक में ड्राइवर और कंडक्टर को ये बात की कि भाई जो आप बस में चलाते समय बीड़ी पीते हैं उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि सवारियां एक तो पहाड़ों का सफ़र है और धुआं धुआं होगा तो सवारी जो है कहीं ना कहीं उसकी तबीयत खराब होगी, उल्टियां मारेगी। साथ में उन्होंने ये भी जताया कि इससे जब आप जो बसों को साफ करने का काम है वो आपका ही बढ़ेगा। तो उन्होंने एक किस्म से हंसी मजाक में उनको समझाया कि देखिए भाई कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को दुरुस्त करना होगा। और मुझे पक्का याद है कि उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जीएस बाली होते थे और उन्होंने ऐसे सख्त वहाँ तो बात मजाक में कही, लेकिन उसके बाद देखिए आदेश उन्होंने जीएस बाली से पारित करवा दिया और बसों पर सख्ताई से धूम्रपान निषेध के जो है बैनर लगे और साथ में वहाँ पर जो महाप्रबंधक है एचआरटीसी के उनके नंबर लिखे गए बकायदा और कहा गया कि उसमें मैसेज में लिखा गया कि आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई बस चालक या परिचालक बीड़ी पीता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये उदाहरण सामने आते हैं, ये वाक्य सामने आते हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि राजा ऐसे ही जो है लोकप्रियता के धनी नहीं रहे। उन्होंने बहुत सारे हंसी मजाक में भी और कहीं सख्ती बरत कर भी अपने अधिकारियों पर जो है वो पूरी तरह से पकड़ बनाए रखी और उनको अपने काम को जो है वो पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। जी इसमें एक और अहम किस्सा मैं आपको बता दूं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम पहुंचे थे प्रदेश के, तो रुके हुए थे तो थोड़ी देर के लिए हालांकि वहां रुके। तो जैसे ही वो रेस्ट हाउस से निकलने लगे तो उनकी नज़र सामने के रेस्ट हाउस का जो दूसरा हिस्सा था उसके पर्दों पर पड़ गई। तो उन्होंने अधिकारियों को उसी समय डांट दिया, कहा कि पर्दे एक तो मैच नहीं कर रहे हैं, अनमैच्ड हैं, और दूसरे कहा कि ये गंदे क्यों हैं। बोला तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा भाई टूरिस्ट कल को आएंगे उन पर क्या असर जाएगा, क्या संदेश आएगा। देखिए जैसे उन्होंने अधिकारियों को ये कहा 2 से 3 घंटे में वो सारे पर्दे हटा दिए गए और एक दिन में वो पर्दे बदल दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये लगातार हम आपको फैक्टर्स जिस तरह से बता रहे हैं तो इसमें एक और फैक्टर ये भी जुड़ जाता है कि मुख्यमंत्री साफ सफाई को लेकर और जितने भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन क्षेत्र है, वहां पर पर्यटक जो है वो लगातार आते रहते हैं, तो वो पर्यटकों के साथ साथ जो है वो
पूरी व्यवस्थाओं को लेकर भी जो है वो पूरी ध्यान रखते थे कि किसी को भी प्रदेश में आने पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, अब मैं आपको जो जिक्र करने जा रहा हूँ वीरभद्र सिंह के एक ऐसे रूप के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ कि देखिए कितना दमदार नेता थे। 2003 में जब वो विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई तो विद्या स्टोक्स कांग्रेस की मंत्री रही हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में उनकी अच्छी पकड़ थी, सोनिया गांधी जी से बातचीत थी, तो वो दिल्ली पहुंच गई जब सरकार गठन से पहले। तो वीरभद्र सिंह ने कहा कि जैसे उनको दिल्ली से बुलावा या मैसेज आया कि विद्या स्टोक्स जी, वहाँ केंद्र चाह रहा था कि हम कहीं ना कहीं सीएम चेहरे में बदलाव करें, तो उसको लेकर वीरभद्र सिंह जी को संदेश मिलने लगे कि दिल्ली में विद्या स्टोक्स जी आए हैं तो आइए बातचीत करते हैं। तो वीरभद्र सिंह ने देखिए हाईकमान तक को साफ कह दिया कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, जो भी बात होगी शिमला में बात होगी। और देखिए आखिरकार कहीं ना कहीं नेताओं का जो तमाम नेता थे उनकी सबकी सहमति वीरभद्र सिंह के साथ थी और विद्या स्टोक्स का दाव कहीं उस समय नहीं चल पाया और वीरभद्र सिंह को देखिए हाईकमान को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का पर्याय प्रदेश में सिर्फ एक ही था, वीरभद्र सिंह। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ये उदाहरण देते आ रहे हैं विवेक, तो ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि वीरभद्र सिंह की जो लोकप्रियता थी उसे केंद्र भी पसंद करता था और केंद्र खुद उनकी बात पर जो है वो सहमति जताता था कि किस तरह से अगर वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह से उनकी बात को सही रखा जाए। देखिए, मैं एक और जिक्र आपको करूं, हॉली लॉज का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। हॉली लॉज से तकरीबन जब तक वीरभद्र सिंह रहे पूरी प्रदेश की सत्ता हॉली लॉज से चली। तो ये खाली मैं आपको अपर और लोअर करके नहीं बता रहा हूँ, वीरभद्र सिंह की सिर्फ एक रैली कहीं ना कहीं किसी भी नेता के पक्ष में चली जाती थी, चुनावी बयार को एकदम बदल देती थी। चाहे वीरभद्र सिंह कांगड़ा में रैली करें, चाहे ऊना में करें, चाहे हमीरपुर में करें, चाहे रामपुर में करें, चाहे सोलन में करें, ऐसे प्रभावशाली नेता थे, किसी भी प्रत्याशी का चुनावी मैदान में हवा का रुख पलट देते थे। हमने कई बार ये चीज़ देखी और कई बार अनुभव की जब हम फील्ड में काम करते थे कि वीरभद्र सिंह की एक रैली जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं दिखता था कि इस बार कम मार्जिन पर चला हुआ, उसे एकदम अपलिफ्ट करती। हर एक नेता चाहता था कि वीरभद्र सिंह इलेक्शन में, उसके लिए कोशिश ये होती थी कि एक रैली तो उनके लिए ज़रूर करें। जिस तरह से विवेक आप वीरभद्र की बात कर रहे हैं, राजा वीरभद्र की बात कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण इस चुनावों में देखने को मिला है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र के नाम पर जो है वो एक मॉडल बनाया गया, उसके हिसाब से चुनाव लड़ा गया और वो सत्ता जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बार फिर राजा वीरभद्र की बदौलत ही जो है वो कांग्रेस के हाथ में आई है। जी बिल्कुल, मैं आपको दो बड़े अहम किस्से और बताना चाहूँगा कि एक सीएम का इस लेवल पर कहीं ना कहीं सोचना जनता से जुड़ाव सीधा दे देता है। शिमला में चर्च के साथ ही YMCA ग्राउंड था, तो वहाँ पर जो अक्षम बच्चे थे उनका कोई कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं खुद उस कार्यक्रम में था, तो जैसे ही वहाँ पर एक अक्षम बच्ची ने कविता पढ़ी तो सीएम वीरभद्र सिंह भावुक हो गए। वो स्टेज पर ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कार्यक्रम के बाद वो स्टेज से उतरे, उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और उनके कान में ये कहा कि ये जितने बच्चे यहाँ इस समय मौजूद हैं, अगर इनको कोई दिक्कत आई या इनको कोई समस्या आई तो मैं कल को आपको पूछूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों का कहीं ना कहीं साथ निभाना। और एक और बड़ा अहम किस्सा, हालांकि प्रदेश की पूरी जनता ये जानती है, एक गरीब MBBS की स्टूडेंट उनके पास पहुंची कि जी मेरा MBBS का एंट्रेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन परिवार इतना गरीब है, मैं MBBS का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ। तो वीरभद्र सिंह ने उसी समय अधिकारियों का आदेश दिया, खुद उन्होंने अपने खर्चे से उनका खर्चा वहन किया और खुद अधिकारियों को ये आदेश दिया कि इस बच्ची की MBBS की जिम्मेदारी मेरी है, जब भी जो भी इसको मदद लगे आप ज़रूर करें, लेकिन उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। आज वो लड़की प्रदेश में सरकारी डॉक्टर के तौर पर कार्यरत हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो एक नेता का आम जनता से जुड़ाव दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता के पीछे के असल कारण क्या है। क्योंकि एक राजनेता का जो नेतृत्व होता है वो केवल राजनीति करना नहीं होता, समाज के विकास के लिए, समाज के कार्य के लिए जिस तरह से अगर राजनेता को चुना गया है, किसी भी नेता को चुना गया है, अगर वो उसमें बखूबी फिट ना हो तो उसकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं जो है वो ऊपर नीचे की देखने को मिलती है विवेक हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वीरभद्र रहे हैं, उन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई है, तो वो
कड़े संघर्ष और कई अहम फैसलों के बाद जो है वो हासिल की। जी जी, अगर मैं कहूँ काफ़ी लंबा कार्यकाल उनका रहा है, 22 साल का लंबा कार्यकाल। मुझे नहीं लगता कि अब प्रदेश की राजनीति में दोबारा ऐसा अवसर कोई बना पाएगा। इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहना कोई आसान खेल नहीं है। अब चाहे नए सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके सामने भी अब चैलेंजेस कई हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, विरासत छोड़ के गए हैं, वो काफ़ी कई चीज़ों से जुड़ी हुई विरासत है। अब कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरीके से खेमे, वीरभद्र खेमे के साथ उनकी अनबन जग जाहिर रही है, एक लंबा संघर्ष किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं चैलेंज उनके लिए बढ़ गया है कि क्या वो वीरभद्र सिंह की उस लेगेसी को उसी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक नया पथ होगा। क्या उनके पद चिन्हों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू चल पाएंगे, ये सुक्खू के लिए भी अब आने वाले समय में चैलेंज होगा। जी विवेक, जिस तरह से आपने बताया कि राजा वीरभद्र सिंह का 22 सालों का जो है वो कार्यकाल रहा, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो क्या इस पर जो है वो उस लेगेसी को लगातार क्या आगे बढ़ा पाएंगे, क्या वो उस नेतृत्व को जो है वो आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने जहां अपनी लोकप्रियता को जो है वो बरकरार रखा, वहीं उन्होंने समाज सेवा भी की। अब देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश को मिले नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अब इस लेगेसी को आगे ले जा पाते हैं या नहीं।